हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब मस्त? पढ़ाई के अलावा तो सब ठीक? पढ़ाई और पढ़ाई हो जाएगी। चलो, सर्कुलर्स। कल हमने बात स्टार्ट करी थी कि सर्कुलर क्या होता है। सर्कुलर का मतलब क्या होता है बताओ। चलो बोलो। इस लाइन का मतलब क्या है? ये तो मैंने एग्जांपल लिया क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे। जैसे हम ये बात कर रहे थे कि गिफ्ट अगर कितने तक का है, गिफ्ट अगर आपका एम्प्लॉयर आपको देता है तो सैलरी एड मतलब सैलरी की इनकम कैसे टैक्स होती है उसमें हम देखेंगे। तो उसमें लिखा होगा कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको गिफ्ट दिया है, एम्प्लॉयर ने मतलब जहां आप जॉब करते हो। मैं रिलायंस में जॉब करता हूँ, रिलायंस ने मुझे क्या दिया? गिफ्ट दिया। मेरी एनिवर्सरी थी या मेरा बर्थडे था। और लॉ में लिखा हुआ है गिफ्ट इज एग्जेम्प्ट इफ अमाउंट डज नॉट एक्सीड 50,000। तो इस 5,000, सॉरी 5,000। तो इफ अमाउंट एक्सीड्स 5,000 तब क्या होगा? 4,000 का गिफ्ट मिला तब तो एग्जेम्प्ट ही है। एग्जेम्प्ट का मतलब उस पर टैक्स नहीं देना। बट अगर 7 का मिला तो क्या होगा? 7 का मिला तो क्या होगा? एक व्यू हो सकता है कि 7,000 पर टैक्स लगेगा और एक व्यू हो सकता है कि 2,000 पर टैक्स लगेगा। अब जब ये मतलब क्लियर नहीं हो रहा तब सीबीडीटी क्या इशू करता है? सर्कुलर्स। तो सर्कुलर्स कौन इशू करता है? सीबीडीटी। सीबीडीटी क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स की सबसे बड़ी अथॉरिटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो सीबीडीटी का इशू करता है सर्कुलर्स। गाइडेंस ऑफ ऑफिसर्स एंड असेसीज। असेसीज किसको बोलते हैं? जिनको टैक्स भरना होता है। असेसी का मतलब क्या होता है? हम लोग। आपके पापा असेसी है, उनको टैक्स भरना है। मैं इनकम कमाता हूँ, मुझे टैक्स भरना है। तो असेसी किसको बोलते हैं? द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। मतलब हम लोगों को, पॉपुलेशन को, पूरी पॉपुलेशन को इंडिया को क्या बोला जाता है? असेसी। अगर उनको टैक्स भरना है तो आप असेसी हो क्या? नहीं, क्योंकि आपको टैक्स नहीं भरना, आप कमाते ही नहीं। तो असेसी का मतलब मोटा मोटी है द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। पक्का? क्यों सर्कुलर इशू किए जाते हैं? टू क्लैरिफाई द डाउट्स रिलेटिंग टू द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। एक्ट का कोई प्रोविजन का मतलब समझ में नहीं आ रहा, उसका स्कोप समझ में नहीं आ रहा, तो इसके लिए क्या इशू किए जाते हैं? सर्कुलर। और सर्कुलर किस पर बाउंड होते हैं? डिपार्टमेंट पर। डिपार्टमेंट का मतलब किससे होगा? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट? नहीं, नालायक। यहाँ डिपार्टमेंट का मतलब किससे होगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो जब भी इनकम टैक्स के मतलब पढ़ेंगे हम आगे, तो जब भी डिपार्टमेंट लिखा है तो उसका मतलब क्या है? बोलो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उन पर ये बाउंड होते हैं, लेकिन असेसीज पर ये बाउंड नहीं होते, उन पर ये बाइंडिंग नहीं होता। मैं चाहूं तो सर्कुलर के अगेंस्ट व्यू ले सकता हूं, यस। लेकिन अगर सर्कुलर मेरे फायदे का है तब मैं क्या करूंगा? उसका बेनिफिट ले लूंगा। और अगर सर्कुलर के अगेंस्ट व्यू लेना है तो भी मैं ले सकता हूं। फिर क्या करना पड़ता है? कोर्ट केस। एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे गिफ्ट 5,000 तक एग्जेम्प्ट है। अब वो सर्कुलर डालकर क्या बोले? अगर वो सर्कुलर डालकर ये बोल दे कि अगर 5 से ऊपर का है, 7,000 का है, तो आप सिर्फ कितने पर टैक्स दे देना? 2,000। और दूसरा क्या क्लियर करें? अगर 5 से ऊपर है तो आप क्या करना? पूरे 7 पर टैक्स देना। तो कौन सा मैं मानने के लिए तैयार हूं? फर्स्ट व्यू या सेकंड व्यू? फर्स्ट व्यू, क्योंकि इसमें मुझे मेरे को कम इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। डिपार्टमेंट मतलब इनकम टैक्स वालों को तो मानना ही पड़ेगा। भाई तुम्हारा ही आका, सीबीडीटी कौन है? तुम्हारा ही आका है, तुम्हारी बड़ा अथॉरिटी है। वो अगर बोल रहा है तो उसको तो क्या करना पड़ेगा? मानना ही पड़ेगा ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हेड बोल रहा है और छोटा ऑफिसर बोल रहा है मैं नहीं मानूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। अरे बोलो, वही अंबानी बोल रहा है ऐसे करना पड़ेगा, और रिलायंस रेंज में खड़ा हुआ स्टाफ बोल रहा है ऐसा नहीं करना, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो डिपार्टमेंट को तो मानना ही पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट क्या करेगा? इस केस में 2,000 पर टैक्स लगाएगा और इस केस में 7,000। बट एसएससी मतलब कि मैं, मान लो मैं जॉब करता हूं और मुझे क्या है, मान लो कि मैं जॉब करता हूं और मुझे क्या मिली? गिफ्ट मिला मेरे एम्प्लॉयर से। तो इस केस में तो मैं मान ही लूंगा। मैं क्यों बोलूंगा भाई 7,000 का गिफ्ट है तो मैं क्या करूंगा? 7 पे टैक्स दूंगा। मैं भी मानने के लिए तैयार हूं क्योंकि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। बट अगर वो बोले ऐसा है तब क्या होगा? मैं 2,000 पर टैक्स देना चाहूं तो दे सकता हूं, बट इसके लिए मुझे फिर कोर्ट केस करना पड़ेगा। सर्कुलर एक व्यू ही तो है, सर्कुलर कोई क्या नहीं है।
लिखने वाले ने लॉ लिखा जो बना, पार्लियामेंट से पास हुआ, लेकिन क्या है, अब उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोल दिया वही मतलब है क्या? नहीं। अगर वो मतलब नहीं है तो फिर क्या होगा? मैं अलग मतलब लेना चाहता हूं तो मैं ले सकता हूं, लेकिन ऐसे नहीं कि मैंने ले लिया 2000 और 2000 पे टैक्स दूंगा। मुझे उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? केस करना पड़ेगा। मुझे उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? केस फाइट करना पड़ेगा। बट जरूरी नहीं है कि एसएससी माने। तो एसएससी कब सर्कुलर मानते हैं? जब उनके लिए बेनिफिशियल हो। और जब बेनिफिशियल नहीं हो तो फिर वो क्या है, अलग व्यू ले सकते हैं। लेकिन अलग व्यू का मतलब ऐसे नहीं है कि क्या है, मैंने कह दिया अब सबको मानना पड़ेगा। वो फिर केस होता है फिर। और केस होता है तो फिर कोर्ट्स डिसाइड करते हैं कि इसका मतलब क्या है। पक्का? तो इसी सीरीज, इसी से हम आगे बढ़ जाएंगे कि सर्कुलर आ जाए या कुछ भी आ जाए तो केस कब होते हैं? जब इस तरह की बातें हो जाए। फिर लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स भी हमें पढ़ने पड़ते हैं। इनकम टैक्स लॉ में मैंने आपको बताया कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमें। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो पढ़ना ही है हम। लॉ के अंदर क्या क्या आता है? एक्ट, ये अभी नहीं बताया आपको। और क्या आता है? सर्कुलर और नोटिफिकेशन। इसमें मैंने कौन सा पार्ट बताया आपको? सर्कुलर। अब सर्कुलर आ जाए या एक्ट की डेफिनेशन ही एम्बिगियस है या एक्ट की लैंग्वेज ही एम्बिगियस है, तो लोग क्या करते हैं? केस करते हैं। और केस करते हैं तो फिर कोर्ट्स डिसाइड करती है कि इसका मतलब क्या है। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे? केस लॉज भी पढ़ने पड़ेंगे। लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट पढ़ते थे ना फाउंडेशन में, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, या जो भी है मौरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो वैसे ही इनकम टैक्स में भी क्या होते हैं? केस। केस लॉज किसको बोलते हैं? डिसीजंस गिवन बाय कोर्ट। तो कोर्ट का जो डिसीजन आता है उसको हम क्या बोलते हैं? केस लॉज। कोर्ट्स ने जो डिसीजन दिए उसको हम क्या बोलते हैं? केस लॉज। द स्टडी ऑफ केस लॉज इज एन इंपॉर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ द स्टडीज ऑफ इनकम टैक्स। आगे हम पढ़ेंगे कि बार बार मैं बोलूंगा कि इस चीज पर क्या है, कोर्ट का जजमेंट है। तो इनकम टैक्स लॉ पढ़ने के लिए क्या है? अनअवॉइडेबल है। क्या करना? बिना केस लॉ के इनकम टैक्स पढ़ना क्या है? इम्पॉसिबल है। तो बार बार केस लॉ आएंगे तो उसमें मैं आपको बताता रहूंगा कि देखो इस लाइन का मतलब इस कोर्ट ने ये बोला, ऐसे ऐसे बोला। तो केस लॉज भी पढ़ने पड़ेंगे हमें। केस लॉज का मतलब क्या? डिसीजन कोर्ट्स के। तो बिना केस लॉज के इनकम टैक्स नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है? और पार्लियामेंट मतलब जो लॉ बनाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने? पार्लियामेंट ने। सेंट्रल है ना, एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट था। तो पार्लियामेंट के लिए हर चीज को, हर इश्यू को कंसीव करना मतलब पहले से ही क्या करना? आइडिया लगाना पॉसिबल नहीं है। और हर चीज के ऊपर वो लॉ बना नहीं सकती। तो इसके लिए किसका आ जाता है? जुडिशरी आ जाती है। जुडिशरी का मतलब क्या होता है? कोर्ट। पक्का? जुडिशरी आ जाती है ताकि डिस्प्यूट जो होता है किसके बीच में? एसएससीज के बीच में और डिपार्टमेंट के बीच में। डिपार्टमेंट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एसएससी मतलब द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। तो उनके बीच में जब डिस्प्यूट होता है तो उनके ऊपर डिसीजंस कौन देती है? कोर्ट। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सी बात करता हूं मैं। ये समर्थ का प्रॉफिट एंड लॉस है। फीस आई 10 lakhs की और मैंने एक्सपेंस किए 4 lakhs के, और मैंने कहा कि मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? 6 लाख का, और आप मुझे इस पर टैक्स लो। इस एक्सपेंस में इलेक्ट्रिसिटी भी है, रेंट भी है, पार्टी के भी एक्सपेंस है। हम पार्टी करते रहते हैं करोड़ ऑफ रुपीज की। तो सिंपलिसिटी के लिए मैंने एग्जांपल्स क्या लिया है? 4 lakhs का। अदरवाइज क्या है, पिछले साल पार्टी का बजट था हमारा कितना? 4.5 करोड़। सिंपलिसिटी के लिए मैंने क्या एग्जांपल लिया? 4 करोड़। ठीक है? करवाऊं तुम्हें पार्टी? बता, पार्टी करनी चाहिए कोचिंग वालों को या नहीं? क्यों करनी चाहिए? कि माइंड फ्रेश तो तुम अपना आप करो। हमें पढ़ाने के रुपए मिलते हैं, पार्टी के मिलते हैं? नालायक, माइंड फ्रेश होते हैं। चलो, अब इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कि ये पार्टी का खर्चा तुमने झूठा डाला है। मान लो मैंने पार्टी का एक्सपेंस दिखाया हुआ है 2.5 lakhs। तो वो कह रहे हैं कि ये आपने बच्चों के कोचिंग का एक्सपेंस होगा तभी माइनस होगा। तो ये आप खुद घूमने गए थे और नाम क्या ले रहे हो? बच्चों को पार्टी दी। बच्चों को पार्टी दी तो वो कोचिंग का एक्सपेंस है, लेकिन मैं खुद घूमने आ जाऊं तो वो मेरा पर्सनल एक्सपेंस है। मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं, मैंने बच्चों को पार्टी दी है, मेरे पास क्या बिल पड़े हुए हैं? खाने पीने के बिल पड़े हुए हैं। तो वो कह रहे खाने पीने के बिल पे नाम थोड़ी लिखा हुआ है कि बच्चे खा के गए, आपकी वाइफ खा के गई। तो इस पे हमारी लड़ाई होगी। तो अब हम कहाँ जाएं? पार्लियामेंट में चले जाते हैं, लड़ाई सुलझाओ। बताओ, उनके बेचारे हिंदू मुसलमान नहीं निपट रहे हैं, तो वो मेरे केस लोग मेरे को कहाँ करेंगे? तो अब हमारे बीच में कोई झगड़ा होता है तो फिर कोर्ट चेक करेगी और वो बताएगी। पक्का? वो क्या करेगी? कोर्ट डिसाइड करेगी।
तो अब कैसे कैसे आगे हम लो पढ़ेंगे तभी आपको पता लगेगा कि इस मैटर पर कोर्ट ने ऐसा बोला, इस मैटर पर कोर्ट ने ऐसा बोला। पक्का? तो केस लॉज क्या है? अनअवॉइडेबल पार्ट है इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए। अब केस लॉज छोटी कोर्ट के भी होते हैं, हाई कोर्ट के भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी होते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है ना, तो वो क्या बन जाता है? लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या है? ये सभी को मानना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो इट इज नोन एज लॉ ऑफ लैंड। ये किसको मानना पड़ेगा? सबको। सबको मतलब राजस्थान में, यूपी में, बिहार में दोबारा इस चीज पर कोई और मैटर हुआ तो जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था वैसा माना जाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था वैसा माना जाएगा। और अगर हाई कोर्ट्स के जजमेंट है, हाई कोर्ट सभी स्टेट में क्या होती है? एक। तो वो कहां तक होता है? उस स्टेट में ही होता है। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट है तो जरूरी नहीं है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो बोला है वो यूपी वाले लोग भी माने। हाई कोर्ट हर स्टेट की क्या होती है? एक। तो हाई कोर्ट्स के जजमेंट की एप्लीकेबिलिटी क्या होती है? स्टेट तक होती है। रेस्पेक्टिव स्टेट इन विच सच हाई कोर्ट्स हैव जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब उसका क्षेत्राधिकार है। जिस क्षेत्र की, क्षेत्र मतलब एरिया की, जिस एरिया की क्या है? हाई कोर्ट है, उसी को मानना पड़ेगा। अब यूपी हाई कोर्ट का जजमेंट है तो मैं मानूं या नहीं मानूं? नहीं, हमारा मानना जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूं अब तुम पार्टी का एक्सपेंस असेसिंग ऑफिस, देखो पहले दो वर्ड सुनो। असेसी किसको बोलेंगे हम? टैक्स पेयर को। और असेसिंग ऑफिसर किसको बोलेंगे हम? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को। तो असेसिंग ऑफिसर कह रहा है कि नहीं अलाउ होगा, और मैं कह रहा हूं कि नहीं नहीं अलाउ होगा, ये भी तो बच्चों के लिए लग रहा है। वो कह रहा है ये कोचिंग का एक्सपेंस थोड़ी है। आपको, मेरे को पर्सनल क्रिकेट खेलने का शौक है और मैं बच्चों के साथ क्या करता हूं? क्रिकेट खेल लेता हूं। तो असेसिंग ऑफिसर कहता है कि आपने पर्सनल शौक इन द, मतलब गाइज ऑफ कोचिंग आपने पूरे किए हैं, तो हम ये अलाउ नहीं करेंगे। और ये कैसे बिजनेस का एक्सपेंडिचर है? इससे कैसे बिजनेस को फायदा हुआ? तो हम नहीं मानते कि आपका बिजनेस का एक्सपेंस है। इस एक्सपेंस को हम कम कर देंगे, इस वजह से आपकी इनकम क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अगर ये एक्सपेंस कम कर दिया तो क्या होगा? इनकम क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो मुंबई की हाई कोर्ट ने क्या बोला? मुंबई मतलब महाराष्ट्र हाई कोर्ट, महाराष्ट्र स्टेट की हाई कोर्ट ने क्या बोला था? कि ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर है। तो जरूरी नहीं है कि राजस्थान हाई कोर्ट भी इसको माने और राजस्थान में भी ये बात मानी जाए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, तो फिर सबको मानना पड़ेगा। फिर वो सबको अलाउ होगा। अलाउ होने का मतलब माइनस करने को मिलेगा। अलाउ करने का मतलब क्या है? कि इनकम में से ये एक्सपेंस माइनस होगा, बचे हुए पर टैक्स लगेगा। और डिसअलाउ करने का मतलब क्या होता है? कि ये माइनस नहीं माना, ये एक्सपेंस नहीं माना जाए। पक्का? तो अगर हाई कोर्ट कुछ बोलती है तो वो किस पर वो कहां लगता है? रेस्पेक्टिव स्टेट पर, जिस पर उस हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। इफ राजस्थान हाई कोर्ट इज सेटलिंग सम मैटर, तब क्या होगा? इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द पर्संस या ऑल द असेसीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान वालों को मानना पड़ेगा, बट इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन यूपी और एनी अदर स्टेट। बट इफ सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन सम जजमेंट, तब क्या होगा? तो वो सबको मानना पड़ेगा, पूरे इंडिया पर लगेगा। लॉ ऑफ लैंड का मतलब ये नहीं है कि यूएस पे भी लग जाएगा। यूएस पे क्यों लगेगा? लॉ ऑफ लैंड का मतलब पूरे इंडिया पर लगेगा। तो लॉ ऑफ लैंड किसको बोलते हैं? हम पूरे इंडिया को मानना पड़ेगा। और एपेक्स कोर्ट किसको बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। एपेक्स मतलब सबसे बड़ा। पक्का? तो इनकम टैक्स पढ़ने के लिए बच्चों आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो हमने पढ़ना ही। कोर्ट्स के डिसीजंस आएंगे बीच बीच में, ठीक है। सर्कुलर्स आएंगे। सर्कुलर्स किसको मानने जरूरी है? डिपार्टमेंट को। बट किसको मानने जरूरी नहीं है? एसएससी को। एसएससी कब मान लिया करेंगे? जब उनके बेनिफिशियल है। और कब नहीं माना करेंगे? जब बेनिफिशियल नहीं है। तो नहीं मानेंगे तो फिर कहां जाना पड़ेगा? कोर्ट। नोटिफिकेशंस क्या होता है? नोटिफिकेशंस बोलो। नोटिफाई करना। नोटिफाई करने का मतलब क्या होता है? किसी को बताना। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? नोटिफाई करना। नोटिफाई करने का मतलब किसी को बताना। ये इशू करते हैं कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्कुलर कौन इशू करता है? सीबीडीटी। टू गिव इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक है। CBDT is also empowered to make and amend rules for the purpose of act by issue of notification। तो CBDT को भी कोई चीज को, रूल्स को क्या करना है? अमेंड करना है या कोई नया रूल बनाना है तो वो भी दे सकती है। बट सर्कुलर कौन देगा? सिर्फ
सीबीडीटी। तो नोटिफिकेशन कौन देगा? जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट, बट सीबीडीटी भी दे सकता है। बट सर्कुलर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं होंगे, सर्कुलर किसके होंगे? सिर्फ डिपार्टमेंट। पक्का? और नोटिफिकेशन किसको माननी पड़ेगी? सभी को माननी। नोटिफिकेशन किसको माननी पड़ेगी? सभी को। अब देखो, टू गिव इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एक्ट। अब सुनना ध्यान से, हर चीज के ऊपर बार बार क्या नहीं हो सकता? पार्लियामेंट पर डिबेट नहीं हो सकती। पार्लियामेंट बिठाने की क्या होती है? कॉस्ट होती है। और उनके पास टाइम भी क्या होता है? कम। बच्चों, एक बार इसने क्या है, नालायक ने वीडियो पोस्ट कर दिया था, इसके डाउट आता है, ये क्या कर देता है? नालायक। अब सुनो एक बार फिर से। सर्कुलर नोटिफिकेशन issued by बाइंडिंग ऑन। बाइंडिंग ऑन मतलब किसको माननी पड़ेगी? तो सर्कुलर कौन इशू करता है बच्चों? ओनली सीबीडीटी। नोटिफिकेशन जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लिखा हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट और सीबीडीटी। जनरली कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किसके लिए बाइंडिंग होती है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स के लिए। बट किसके लिए नहीं होती? एसएससी मतलब जिनको टैक्स भरना है। ठीक है, वो मान सकते हैं या नहीं? मान सकते हैं अगर उनके बेनिफिशियल है तो। नोटिफिकेशन सब पर क्या होती है? बाइंडिंग होती है, डिपार्टमेंट पर भी और एसएससी पर। आपने फाउंडेशन में या कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज पक्का पढ़ी होगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट में ये कर सकती है, इसके ऊपर रूल बना सकती है, कुछ भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? नोटिफिकेशन डालकर ऑफिशियल गैजेट में, ऑफिशियल गैजेट क्या होता है ये भी बताऊंगा, इस तरह से कुछ कर सकती है। पढ़िएगा इस तरह की लैंग्वेज। बोलो। तो हर चीज पर पार्लियामेंट में लॉ नहीं बन सकता। देखना मेरी बात को सुनो। जीएसटी लगेगा, ये किस में तय हो गया? पार्लियामेंट में। एक बार मैं इनडायरेक्ट टैक्स से आपको समझाता हूं। जीएसटी लगेगा, आपको ये पता है, ये कहां से तय हो गया? पार्लियामेंट से, पावर है। अब इस जीएसटी लॉ के अंदर ही क्या लिखा होता है? जीएसटी लॉ के अंदर ही क्या लिखा होता है? इस तरह की लाइन, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, ये कर सकती है। अब समझो बात को। देश में लग रहा है जीएसटी और इधर से क्या आ गया? कोविड। अब जीएसटी में रिलीफ देनी है बार बार। फॉर एग्जांपल रेमडेसिविर एक इंजेक्शन था जो बहुत महंगा हो गया था। एक इंजेक्शन था जीएसटी उस टाइम, या कोई भी कोरोनिल या जो भी वैक्सीन बन रही है उनको सस्ता करना पड़ेगा यानी। बोलो। तो उनको सस्ता करने के लिए जीएसटी की रेट को क्या करना है? खत्म करना है, उसके ऊपर से जीएसटी हटाना है। या आप डेली सुनते हो, अभी थोड़े टाइम पहले क्या हुआ है, कार के ऊपर जीएसटी कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो कैसे होगा वो? अब बार बार पार्लियामेंट बैठा करेगी? नहीं। तो रेट जीएसटी लगेगा ब्रॉडली सभी प्रोडक्ट्स पर, उन्होंने तय कर लिया। रेट कम ज्यादा करने की पावर उन्होंने किसको दे दी? उस लॉ में ही क्या लिख दिया, उस एक्ट में ही क्या लिख दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू रेट क्या कर सकती है? कम ज्यादा कर सकती है। तो अब रेट कम ज्यादा करने के लिए बार बार किसकी जरूरत नहीं है? पूरे पार्लियामेंट के सेशंस की जरूरत नहीं है, और वो हो भी नहीं सकते बार बार। पार्लियामेंट के सेशंस क्या होते हैं? बहुत महंगे होते हैं। करोड़ों रुपए का खर्चा होता है एक दिन पार्लियामेंट चलाने के लिए। सारे एमपीस का इकट्ठा होना, और रेट बदलने के लिए क्या करना है? अब रेमडेसिविर को क्या करना है? एक बार एग्जेम्प्ट करना है, या कोई चीज की इंडिया में कमी होगी, मान लो शुगर की कमी होगी, अब शुगर के ऊपर जीएसटी रेट को क्या करना है? मतलब जो भी कोई चीज है जिसके ऊपर जीएसटी रेट को कम ज्यादा करना है, तो बार बार पार्लियामेंट, ऐसे तो हर छोटी छोटी चीज के लिए किस पे बैठना पड़ेगा? तो लॉ के अंदर ही, लॉ मतलब एक्ट के अंदर ही ये लिख दिया जाता है कि इन मैटर पर क्या कर सकती है गवर्नमेंट? क्या बना सकती है? नोटिफिकेशन डाल के चीजें नोटिफाई कर देगी। बोलो। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डालकर क्या कर देगी? चीजें नोटिफाई कर देगी। अरे यस और नो? तो जहां जहां गवर्नमेंट एक्ट के अंदर गवर्नमेंट को पावर दी गई है, देखो ये एक्ट है। कोई भी एक्ट कैसे पास होता है पहले ये समझना है। एक्ट कैसे पास होता है? सबसे पहले एक बिल बनता है। सबसे पहले क्या बनता है? एक बिल। जैसे इनकम टैक्स की बात करूं तो क्या बनता है? फाइनेंस बिल। हर साल जो एक इनकम टैक्स एक्ट तो बना ही हुआ है।
अब इसमें चेंजेस किसके थ्रू लाए जाते हैं बार बार? एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू। इनकम टैक्स एक्ट तो बना ही हुआ 1961, अब इसमें चेंज डालने हैं तो वो किसके थ्रू आते हैं? एनुअल फाइनेंस एक्ट। अब ये कैसे पास होता है, ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या बनता है? फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल को आजकल देसी भाषा में क्या भी बोला जाता है? बजट। जो कब आता है? फेब के फर्स्ट डे पर। इलेक्शन ईयर छोड़ दिया जाए तो वो कब आता है? फेब के फर्स्ट डे पर। हर फरवरी के फर्स्ट डे पर क्या आता है? इंडिया का फाइनेंस बिल, जिसको देसी भाषा में लोग क्या बोल देते हैं? बजट। इसमें वो सब बातें लिखी होती है जो इस बार हम क्या करना चाहते हैं? चेंज करना चाहते हैं। ये बिल कहां डिस्कशन होता है? पार्लियामेंट, अपर हाउस और लोअर हाउस। लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं इनको, और दोनों में क्या होता है? डिस्कशन। लोकसभा क्या होता है? जिसमें एमपी बैठते हैं। जैसे हम बीकानेर में हैं तो हमारे एमपी कौन है? अर्जुन राम जी मेघवाल। उसमें कौन बैठते हैं? एमपीस। और राज्यसभा क्या होता है? लोकसभा वाले लोग इलेक्शन जीत कर आते हैं। आप आपके एरिया में जो भी एमपी है वो इलेक्शन जीत कर आते हैं। और राज्यसभा क्या होता है? जो इलेक्शन जीते हुए लोग हैं वही उनको क्या करते हैं? अपॉइंट। आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर एमपी रहा हुआ है, रेखा क्या रही हुई है? एमपी। विजय माल्या तक क्या रहा हुआ है? एमपी। तो इन्होंने कभी इलेक्शन नहीं जीते थे। इनको किन्होंने चुना था? चुने हुए लोगों ने। तो लोकसभा क्या होती है? लोक मतलब लोगों ने चुना, लोकसभा मतलब लोगों ने चुना, तो वो इलेक्शन जीत कर आते हैं। और राज्यसभा क्या होती है? लोगों के चुने हुए लोगों ने चुना। तो इन दोनों में इसके ऊपर क्या होती है? डिस्कशन। अपर हाउस लोअर हाउस में। और फिर जो भी कम ज्यादा करना होता है डिस्कशन के बाद वो कम कर देते हैं। और उसके बाद में क्या होता है? इंडियन प्रेसिडेंट के क्या होते हैं? साइन। तो ये यहाँ पर डिस्कशन के बाद उसके ऊपर क्या होता है? इंडियन प्रेसिडेंट के साइन। और ये फाइनेंस बिल लाती कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर, जो इस समय कौन है? निर्मला सीतारामन। ठीक है। इससे पहले कौन थे? अरुण जी जेटली। तो वो लाई। और उसके बाद में क्या है? इस हाउस में डिस्कशन हुआ, कुछ कम ज्यादा करवाया, और जो भी मेजोरिटी चाहिए उसके साथ अप्रूवल होनी चाहिए। और उसके बाद में प्रेसिडेंट साइन करेगा, तब ये क्या बन जाता है? एक्ट। प्रेसिडेंट इस समय कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो उनको, उनके साइन करने के बाद ये क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। पक्का? उसको साइन करने के बाद क्या बन जाता है? एक्ट। अब एक बार तो डिस्कशन हो गई, अब फिर से कुछ चेंज करना है तो या तो अगले साल का वेट करो, और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या दे दो? पावर दे दो कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगी? चेंज कर देगी। यहां पर कौन है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं या ऑपोजिशन के लोग भी? यहां पर तो ऑपोजिशन के भी लोग हैं। भाई कांग्रेस चाहे गवर्नमेंट किसकी है, चाहे बीजेपी की, लेकिन यहां पर तो कांग्रेस के भी लोग हैं। तो यहां जो डिस्कशन होती है वो क्या होती है? दोनों लोगों के बीच, जीते हुए हो चाहे हारे हुए हो। हारे हुए का मतलब एमपी तो वही है जो इलेक्शन जीता है, लेकिन उसकी गवर्नमेंट हो चाहे ना हो। जैसे मान लो कि राजस्थान से कौन जीत गया? एक जगह का एमपी कांग्रेस का जीत गया, बट गवर्नमेंट भी क्या है? बीजेपी की। तो वहां जो मेजोरिटी चाहिए उससे पास होने के बाद ये एक्ट बन गया। लेकिन अब अचानक से बीच में कोविड आ गया, अचानक से बीच में किसी देश चीज में कोई चीज की कमी होगी, तो उसकी रेट कम ज्यादा करनी है, तो बार बार पार्लियामेंट थोड़ी बैठेगी। पार्लियामेंट के खुद के सेशंस क्या होते हैं? शेड्यूल होते हैं कि इसी समय बैठेंगे। ये एमपी अपने एरिया में सर्व कर रहे हैं या बार बार पार्लियामेंट में बैठे रहे? अपने एरिया को भी तो सर्व करना है इनको, ये पार्लियामेंट में थोड़ी बैठे रहेंगे। तो ये लॉ के अंदर ही क्या लिख देते हैं, जब ये लॉ बनता है ना, उसी समय ये क्या लिख देते हैं कि ये चीजों की पावर किसको दी जा रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। लॉ के अंदर पावर होनी चाहिए। लॉ के अंदर लिखा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट में मेक रूल्स ऑन दिस मैटर। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन के थ्रू क्या कर सकती है? इन चीजों पर रूल बना सकती है। जैसे रेट चेंज करनी है, कम ज्यादा करनी है, किसके ऊपर जीएसटी लगाना है, किसी के ऊपर हटाना है, वो सब पावर उस एक्ट में, जो एक्ट पास हुआ उसमें लिख दी जाती है कि कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी तो अब इसमें ओपोजिशन का कोई रोल नहीं है। इसमें अब ओपोजिशन का कोई रोल नहीं है। लॉ जब पास होगा तो क्या होगा? ऑपोजिशन वाले भी इसमें डिस्कस करेंगे, उनकी मतलब इनमें जो भी मेजोरिटी चाहिए, उसके बाद ये लॉ पास होगा, और उसके बाद में क्या बनेगा? फाइनेंस एक्ट। अब इस एक्ट में लिखा हुआ है कि इन चीजों पर क्या कर दिया जाएगी? पावर किसको डेलीगेट कर दी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ऐसे तो कल कोई चेंज लाना है तो पार्लियामेंट बिठाओ। कोई इमरजेंसी है कि इस चीज पर क्या करो, जीएसटी रेट कम करो, या इस चीज पर जीएसटी रेट क्या करो, ज्यादा करो। उधर से ट्रंप ने हमारी एसटीसी कर दी कि हम टैरिफ लगाएंगे, इंडिया से माल नहीं आने देंगे या महंगा करेंगे। तो हम भी फिर क्या करेंगे? रिटेलिएट तो करेंगे ही ना, कि हमें भी तो क्या करना पड़ेगा?
कुछ ना कुछ लॉ चेंज करना पड़ेगा। अब लॉ चेंज करनी है, पार्लियामेंट बैठो नहीं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उस एक्ट में पावर दी गई है कि इन मैटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है, तो वो नोटिफिकेशन डालकर वो क्या करती है, लॉ बनाती। लेकिन ऐसे नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कर दे। अगर एक्ट में उस चीज के ऊपर पावर ही नहीं है तो क्या होगा। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, जीएसटी जब तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि लीकर है ना, लीकर, एल्कोहलिक लिकर, इसके ऊपर गवर्नमेंट के पास क्या नहीं है, जीएसटी लगाने की पावर ही नहीं है। एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जीएसटी लगेगा ही नहीं किसके ऊपर, लिकर पर। आप ये नहीं समझना कि टैक्स नहीं लग रही, और किसी तरीके से टैक्स लगेंगे, लिकर पर तो टैक्स लगने चाहिए। तो लिकर के ऊपर क्या नहीं लगता। अब पावर ही नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लगा के जीएसटी लगा सकती है, नहीं। अगर लॉ में पावर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं कर सकती। लेकिन एंसिलरी मैटर है लॉ को इंप्लीमेंट कराने के लिए, तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी जाती है लॉ के अंदर ही। तो जिन जिन मैटर पर इस एक्ट को लिखते समय ये पास हो गया है कि इन इन मैटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, तो उसको पार्लियामेंट्री डिबेट की आवश्यकता नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ क्या देनी होती है, एक नोटिफिकेशन। पक्का। जैसे रेट चेंज करने की पावर किसके पास होगी, जीएसटी की रेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, तो वो नोटिफिकेशन डाल के कर देगी। पक्का। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एल्कोहलिक लिकर पर क्या लगा दे, जीएसटी नहीं लगा सकती क्योंकि लॉ में पावर है। तो नोटिफिकेशन क्यों लानी पड़ती है बार बार, उस लॉ को इंप्लीमेंट करवाने के लिए। जैसे जीएसटी की रेट कम करनी है, ज्यादा करनी है, कोई चीज को क्या करना है, एग्जेम्पशन करना है। जैसे अब मान लो कि हमारे दिक्कत आ रही है कुछ स्टेट्स में, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो उन स्टेट्स को एनकरेज करने के लिए वहां के लोगों का टैक्स क्या करना, कम करना। उस स्टेट में बेचोगे तो एनकरेज करना। तो उसके लिए बार बार कोई पार्लियामेंट में थोड़ी होगा। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्ट में पावर दी जाती है कि अगर नेचुरल कैलेमिटी है या इस तरह की चीज है तो पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ला सकती है, नोटिफिकेशन। और उसको नोटिफिकेशन को फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है, तो वो सबको माननी पड़ती है। पक्का। लेकिन नोटिफिकेशन किन मैटर पर लाई जा सकती है, जैसे जैसे या एक्ट में पावर होनी चाहिए। एक्ट में क्या होनी चाहिए, पावर। तो नोटिफिकेशन सबके लिए माननी पड़ती है। और नोटिफिकेशन क्यों लानी पड़ती है, बार बार क्या नहीं बिठाई जा सकती, पार्लियामेंट। तो एक्ट पास करवाते समय ही क्या लिख दिया जाता है, एक्ट पास करवाते समय ही क्या लिख दिया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन एंसिलरी मैटर्स पर क्या ला सकती है, नोटिफिकेशन। इमरजेंसी में अगर कोई लॉ चेंज करते हैं ना तो फिर 3 महीने के अंदर अंदर या उससे अगली पार्लियामेंट में उसको पास कराना होता है। वो तो इतनी इनकम टैक्स में थोड़ी आएगा, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन की बात। पक्का। तो नोटिफिकेशन कौन इशू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। बोलो, अरे यस और नो। पक्का। जितने भी इनकम टैक्स के फॉर्म्स होते हैं वो किसके थ्रू नोटिफाई किए जाते हैं, नोटिफिकेशन के थ्रू। नोटिफाई बोल कि जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न लगानी होती है हमें, साल के लास्ट में क्या करनी होती है, रिटर्न। तो रिटर्न के लिए हमें खुद को बोल दे कि आप अपने, रिटर्न का मतलब क्या होता है, हिसाब देना या पैसा देना, हिसाब देना। रिटर्न का मतलब एक डॉक्यूमेंट जिसमें आपको हिसाब देना है। ऐसे समझो कि मैम है यहाँ पर, कृष्णा मैम है, वो फीस कलेक्ट करती है बच्चों से। उन्होंने मुझे आज दे दिए 10,000, कल दे दिए 50,000, परसों दे दिए 30,000 कि इतनी इतनी फीस आई है। क्या ये सही है या नहीं, ये तो सिर्फ क्या हो गया, रुपए आ गए। अब मुझे हर स्टूडेंट का क्या दो, नाम लिख के दो, किसके कितने आगे किसके कितने आगे, ताकि मैं देख सकूं कि पूरे दिए हैं या नहीं। भाई आपने दिए हैं रुपए, मैं मान रहा हूं, लेकिन क्या ये सही भी दिए हैं या नहीं। तो समर्थ में टोटल कितने बच्चे हैं, उसकी कितनी फीस है, कितनी आ गई है, वो पूरा हिसाब भी तो दो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टैक्स पे करना। और इसको क्या बोलते हैं हम, रिटर्न लगा। इसको हम क्या लगाते हैं, रिटर्न। तो हिसाब देना इज लाइक रिटर्न, और पेमेंट करना इज लाइक टैक्स पे करना। तो अब मैंने सरकार को जाके बोल दिया 1 लाख रुपया मेरा इस बार का टैक्स बनता है, एंजॉय करो डेवलपमेंट। सरकार मान जाएगी, सरकार कहेगी अपना P&L बना के तो दो, हमें सब कुछ दिखाओ तो सही। ऐसे थोड़ी है, क्या पता आपका 5 लाख बनता हो, आपने कितना दिया, 1 लाख ही दिए, तो गलत भी तो है। तो सरकार मुझसे क्या मांगती है, रिटर्न। अब रिटर्न में अगर मेरे ऊपर छोड़ दिया कि कैसे कैसे देना है, तो क्या होगा, मैं अपनी मर्जी से कोई इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। वो कह रहे हैं तुम्हारे छोड़ो। जैसे आपके पास फॉर्म होते हैं ना, सबसे पहले क्या, उसको पता तो लगे कौन हूं मैं। तो सबसे पहला मेरा नेम होगा, फिर क्या होगा, पेन, ईयर। नहीं तो मैं बताऊंगा, मैं मेरे ऊपर छोड़ दिया कोई आदमी, ईयर लिखना ही भूल गया कौन से साल की है, तो वो फॉर्म पहले से ही गवर्नमेंट क्या कर देती है, फिक्स। जैसे आईसीआई का आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा,
तो उन्होंने आपको क्यों बोला कि इसी फॉर्मेट में दो? कि कोई बच्चा अपना स्टेट ही लिखना भूल जाएगा, एड्रेस लिखना ही भूल जाएगा, तो किताबें कहाँ भेजेगा इंस्टीट्यूट? तो वैसे इनकम टैक्स वाले हर रिटर्न का कंपनी का फॉर्म ये है, इंडिविजुअल को ऐसे लगानी है, इसको ये लगानी है, तो वो फॉर्म इशू करती है। तो अब बार बार क्या होता है, हर बार वो चांस पूछते हैं, फॉर्म चेंज करते रहते हैं। जैसे इस बार वो पूछ रहे हैं कि आपके ऐसे कौन कौन से बैंक अकाउंट है जिनमें इससे ज्यादा बैलेंस है, आपके पास गोल्ड कितना है। तो गवर्नमेंट को लगता है कि इन्फॉर्मेशन जरूरी है, तो वो बार बार क्या करती रहती है, उन फॉर्म को चेंज करती रहती है। तो इसके लिए बार बार पार्लियामेंट बैठे नहीं, क्यों? क्योंकि फॉर्म बदलने की पावर है ही किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने डेलीगेट कर दी। डेलीगेट मतलब आगे दे दी। तो इसके लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो बनाना है बना दो। रिटर्न का फॉर्म चेंज करना है तो वो किसके थ्रू होता है? नोटिफिकेशन के थ्रू। कोई रेट कम ज्यादा करनी है तो किसके थ्रू होता है? नोटिफिकेशन। पक्का? तो नोटिफिकेशन इज एज गुड एज लॉ। सर्कुलर कभी भी क्या नहीं हो सकता? नया लॉ नहीं बना सकता। सर्कुलर के थ्रू सिर्फ क्या आएगा? क्लैरिफिकेशन। सर्कुलर सिर्फ क्या करेगा? क्लैरिफाई करेगा एग्जिस्टिंग लॉ को। और नोटिफिकेशन क्या होता है? जो मैटर होते हैं नए मैटर पर भी आती है। बस नोटिफिकेशन डेलीगेट कर दिया पार्लियामेंट ने अपना काम किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। नोटिफिकेशन को क्या बोला जाता है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी बोला जाता है। डेलीगेटेड मतलब अपना काम किसको डेलीगेट करना? पार्लियामेंट ने अपना काम किसको डेलीगेट कर दिया? बोलो। सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसको डेलीगेटेड लॉ भी, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी बोला जाता है। लेजिस्लेशन मतलब कानून, डेलीगेट मतलब किसी और को दे देना। बार बार पार्लियामेंट थोड़ी बैठेगी। पक्का? तो कि लॉ के इंप्लीमेंटेशन में जितनी भी दिक्कत आती है तो क्या करती है? नोटिफिकेशन आती है। और जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है, सीबीडीटी कम देती है। पक्का? अब हर साल इनकम टैक्स तो बन गया एक बार, अब उसमें हर साल क्या करना पड़ता है? बार बार चेंजेस लाने पड़ते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? अमेंडमेंट्स। मैंने आपको बोला कि सबसे पहले क्या था? 200 रुपए से ऊपर वाले इनकम पर टैक्स लगता था। पहले तो बताओ ऐसा क्यों कि 200 तक छूट, उसके ऊपर वाली कर दो। शुरू में जो लो आया बिल्कुल कचरा था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद में प्रॉपर लॉ बना। अभी हम आगे टैक्स रेट की डिस्कशन करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि 4 लाख रुपए तक क्या है? नील टैक्स। अप टू 4 lakhs देयर इज नो टैक्स। तो ऐसा क्यों? अगर आप इंडिविजुअल है तो 4 लाख तक नील टैक्स है, उसके ऊपर ही भरना है। जो पहले क्या हुआ करता था 2.5 लाख, फिर 3 लाख किया, ऐसे बढ़ाते गए। ऐसा क्यों भाई? 4 लाख तक की छूट क्यों? हम्म? प्लेन में गए हो कभी? नहीं। प्लेन में होता है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। दो सुंदर सी कन्याएं आती है और हर फ्लाइट से पहले वो आकर क्या बताती है? इंस्ट्रक्शंस देती है। ऐसे मतलब आप अगर पहली बार गए हो ना तो आपको लगेगा कि ये तो बड़ा रिस्की काम हो गया। वो बोलती है इमरजेंसी एग्जिट इधर है, ऑक्सीजन मास्क इधर पड़ा हुआ है, ये इधर है। ये फेक स्माइल से आपको पहले, जैसे आप प्लेन में जाओगे ऐसे करके फेक स्माइल से, तो आपको क्या करेगी? फेक मतलब साफ झूठा है, हर आदमी को हंस रही है। पहले मुझे लगा कि मेरे को हंस रही है, वो तो फिर आगे क्या पता लगा कि वो तो हर आदमी को हंस रही है। मैं अपना जाके दुखी होकर बैठ गया। उसके बाद क्या है, वो इंस्ट्रक्शंस देती है कि इमरजेंसी एग्जिट ये है फलाना ढिमकाना, ऑक्सीजन मास्क इधर पड़ा है, मिस हैपनिंग हो जाए तो ये वो। तो अब डर जाता है आदमी। लेकिन उस इंस्ट्रक्शन में एक इंस्ट्रक्शन वो क्या देती है? अब इधर मान लो मेरे पापा बैठे हैं और इधर मैं बैठा हूं, कुछ मिस हैपनिंग होगी तो क्या होगा? मैं तो भावुकता में पापा को बचाने चला जाऊंगा। तो वो बोलती है कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगा लेना, नहीं तो तुम्हारे पास सेकंडों का ही टाइम होगा, वैसी सांस नहीं आएगी। फिर दूसरे की हेल्प करना, चाहे वो कोई भी है। फिर मैं पापा का ले रहा हूं, तुम्हारे लिए कोई और होगा। कोई भी है, आप अपनी जान की बाजी लगा के उसको बचाएंगे तभी तो बात बैठेगी। लेकिन पहले आप अपना मास्क लगाना। क्यों लगाना? ये तो खुद ही मर जाएगा, तो तू क्या दूसरे का क्या करेगा? अब बताओ 4 लाख की छूट क्यों है? सर ये क्या बकवास है? मैं रोटी खाऊंगा, अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा, उसके बाद ही तो क्या करूंगा? वेलफेयर की बात करूंगा। आप अपना तो ध्यान रखो। पहले पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ। कितने का? 4 लाख। अब ये लिमिट बहुत, मतलब जब हम पढ़ते थे हमारे टाइम में ये कितनी थी? 1,80,000 थी।
मतलब 1,80,000 तक एग्जाम थी। उस समय लड़के और लड़कियों की लिमिट भी अलग हुआ करती थी। हमारे वाले टाइम लड़कियों की लिमिट थोड़ी ज्यादा थी। अब क्या है, बराबरी कर दी इनकम टैक्स में, इनको इक्वलिटी चाहिए। उस समय लड़कियों की लिमिट ज्यादा थी शायद, अब एग्जैक्टली तो पता नहीं। 180 किसकी थी, नॉर्मल लोगों की, और लड़कियों की कितनी थी, 2 लाख। अब इक्वलिटी चाहिए थी तो उसने इक्वलिटी कर दी कि सबके लिए बराबर रहेगा। पहले लड़कियों को एक्स्ट्रा फायदा होता था, अब क्या है, इक्वलिटी चाहिए थी तो इक्वलिटी कर दी। तो अब ऐसा नहीं है, ठीक है। बोलो, उसमें हमें फिर क्वेश्चन चेक करते, अभी आगे पढ़ेंगे। टैक्स निकालो, तो टैक्स निकालते समय हमें चेक करना पड़ता था मिस्टर है या मिसेज। पक्का अब ऐसा कुछ चेक करना है, आसान हो गया ना काम, नहीं तो तुम्हारी दिक्कत हो जाए। और मजे की बात बताऊं क्या है, लड़कियां भी कौन सा, अगर क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन किसके आते होंगे, मिस्टर के या मिसेज? मिस्टर के। तो हमें पढ़ पढ़ के किसकी आदत हो गई थी, मिस्टर की। बार बार आदत याद ही कौन सी रेट रहने लगी थी फिर हमें, लड़कों वाली। और एक लड़की ने अपनी रिटर्न लगाई तो भी उसने कौन सी रेट लगा दी, मिस्टर वाली। क्यों लगा दी, आदत तो जाती है। अब वो इतने क्वेश्चन कर लिए कि हर बार कौन सी रेट लग रही है, मिस्टर वाली। फिर बता, फिर लड़की तो लड़की है, कुछ भी करेगी, तो उसने अपनी रिटर्न में भी कौन सी रेट लगा दी। लेकिन अब ऐसा झंझट है नहीं। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि क्वेश्चन आता है ना, मैं तुम्हें बताता हूं, एक एसेट की कॉस्ट है 1,00,000 रुपए और रेजिडुअल वैल्यू है 10,000 रुपीज। डैप बताओ, ज्यादातर बच्चे कैसे डैप निकाल देते हैं 10 साल की लाइफ लेके? क्यों निकाल देते हैं, कहां लिखा है मैंने 10 साल की लाइफ, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? नहीं। लेकिन 10 क्यों याद आता है, ज्यादातर क्वेश्चन में हमें कितना क्या होता है, 10। तो हमें लगता है 10 ही होती है सबकी लाइफ, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसे ही हमने पढ़ाई जिसने ज्यादा करी होती है लड़की ने, वो क्या करती थी बेचारी, इंटेलिजेंट लड़की थी। इंटेलिजेंट का मतलब फैक्ट्स को ज्यादा नॉलेज था, तो उसको बार बार क्वेश्चन करके क्या याद हो गई थी, लड़कों वाली रेट। तो अपनी रिटर्न में बेचारी ने क्या कर दी, फिर हम बाद में बात करेंगे, रिवाइज होती है रिटर्न, चेंज होती है। इसीलिए तो चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि लगाने वाले तो अलग तरह के लोग भी, हर तरह के लोग रिटर्न लगा रहे हैं ना। महिमा, मुंह बजाने से क्या होगा। अब सुनो, तो अब सुनो बच्चों, वापस आओ मुद्दे पर। क्या है हमारा, बोलो। 4 लाख तक टैक्स माफ कर दिया। अब ये 4 लाख आज की डेट में रेलेवेंट है, हमारे टाइम 180 भी बहुत बड़ी अमाउंट थी। देखो उस समय मैं, मतलब सीए कर रहा था, मेरे जॉब वॉब करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरे दोस्त जो जॉब कर रहे थे, उनकी 30,000 की सैलरी या 40,000 की सैलरी पर मानते थे कि बहुत अच्छी सैलरी है, कि उस समय इन्फ्लेशन इतना ही था। लेकिन टाइम टू टाइम अब महंगाई बढ़ गई, अब 30,000 रुपए में सीए की जॉब लगे तो मतलब ही नहीं आज की रेट में। तो वैसे ये रेट भी क्या करनी पड़ती है, हर साल इंक्रीज। फिर पिछले साल कुछ गलतियां होगी, नए तरह के बिजनेस आने लग जाते हैं। ड्रीम 11 पहले था ही नहीं हमारे वाले टाइम, उनको टैक्स कैसे करेंगे, उसके लिए अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। बिटकॉइन, ये नाम सुने आपने, क्रिप्टो करेंसी और ये सब। तो ये काम ही, नए नए बिजनेस आते हैं, उनको टैक्स कैसे करा जाएगा। एग्जिस्टिंग बिजनेस की टैक्सेबिलिटी क्या है, इंप्रूव करनी है, तो उसके लिए अमेंडमेंट आती है। तो वो सारी अमेंडमेंट किसके थ्रू आती है बच्चों, इस एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू। वो सारी अमेंडमेंट किसके थ्रू आती है। अब रेट 4 लाख है, आज हो सकता है थोड़े टाइम बाद फिर बढ़ानी पड़े, महंगाई बढ़ रही है तो 6 लाख भी करनी पड़े। तो वो सब किसके थ्रू आते हैं, एनुअल फाइनेंस एक्ट। इसको इनकम टैक्स वाले अमेंडमेंट बोलते हैं, चेंज बोलते हैं। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब पॉजिटिव चेंजेस, सुधार ला रहे, ठीक है। तो वो किसके थ्रू आता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट। श्योर, तो ये समझ में आ गया तुम्हें, इनकम टैक्स एक्ट। बोलो, एनुअल फाइनेंस एक्ट समझ में आ गया। हर साल जो चेंजेस आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, फाइनेंस एक्ट। वो पहले कैसे होता है, फाइनेंस बिल होता है। फाइनेंस बिल के बाद क्या बनता है, पार्लियामेंट्री डिबेट के बाद वो क्या बनता है, फाइनेंस एक्ट। और फाइनेंस बिल कब पेश किया जाता है, 1 फेब को, ठीक है। इलेक्शन वाले साल में ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, एक इंटरिम सा बजट डाल दिया जाता है 1 फेब को। इलेक्शन वाले टाइम आचार संहिता नाम सुना गया तुमने, मान लो यहाँ इलेक्शन है मार्च में और 1 फेब को क्या है, बजट लाना है, तो क्या कर देंगे, एग्जामिशन की लिमिट 10 लाख कर दो, लोग राजी हो जाएंगे, वोट दे देंगे, इलेक्शन जीत लेंगे। तो अपोजिशन, मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं रहा इलेक्शन लड़ने वालों के। तो यहाँ पर इमरजेंसी के बस थोड़े मोटे मैटर बताए जाते हैं, बाकी यहाँ पर आएगा दोबारा से बजट आता है। इलेक्शन वाले ईयर में 2 बार क्या होता है, बजट होता है। और यहाँ पर पूरे चेंज किए जाएंगे। और क्यों अभी करने का मतलब ही नहीं है, कल को गवर्नमेंट बदल गई तो वो तो फिर क्या कर देगी, इस गवर्नमेंट का बजट क्यों माने आगे पूरे साल।
तो इसलिए यहाँ छोटा सा बजट आता है जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, डिस्कशन होती है, फॉर्मेलिटी। मेन कब आता है? अगले साल। मेन कब आता है? अगले साल। तो इलेक्शन वाले साल में 2 आते हैं, बाकी सालों में क्या आता है? 1 Feb। पक्का समझ गए क्या ये बात? तो अब फाइनेंस एक्ट में क्या आते हैं? एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट। उसके बाद में जब ये बिल बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से क्या हो जाता है? पास हो जाता है, तो प्रेसिडेंट की साइन बन जाती है, तब इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंस एक्ट। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या किया जाता है? अमेंडमेंट। अब ये पार्ट 1, 2, 3, 4 एक बार मत पढ़ना, ठीक है? ये हम जैसे जैसे कोर्स प्रोसीड होगा उसके थ्रू ही समझ में आएगा। हम फर्स्ट चैप्टर, मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे आगे के चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर क्या होगा, जब आप सारा पढ़ लोगे तो क्या होगा, अपने आप समझ में आएगा। जैसे केस लो है, अभी तो मोटा मोटा बता दिया आपको, एक्चुअल में इस मैटर पर ये केस हुआ, ये जजमेंट आया, तो आपको पता अपने आप ही लग जाएगा कि क्या है, ये क्या होते हैं केस लॉस। पक्का। पार्ट 1 में क्या आती है? टैक्स की रेट बताई जाती है, जो मैंने आपको बताया ना 4 लाख तक माफ है वो। तो ये पार्ट 1, 2, 3 एक बार छोड़ दो, ठीक है? हर साल टैक्स की रेट्स क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, तो वो किसके थ्रू आती है? फाइनेंस एक्ट के थ्रू। अब रह गया इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स इतना सारा पढ़ेंगे तब जाकर क्या होगा, इनकम टैक्स की पढ़ाई पूरी होगी। इनकम टैक्स रूल्स क्या होता है बताओ? रूल्स, देखो मेरी बात सुनो, ये मेरा एम्प्लॉयर है रिलायंस या टाटा, चलो टाटा ले लेते, मैं करता हूं टाटा में जॉब, ये मुझे क्या देता है? सैलरी कितनी देता है? हाँ, 50,000। मेरी औकात 50,000 ही मानते थे। चलो 50,000 पर मंथ। ये मुझे महीने की बताइए, साल की बताइए? वो कह रही है मैं तो साल का बता रहा हूँ। पर वीक सर, पर वो कह रहा है कि मंथ, साल की बताइए आप, पर मंथ कहाँ से आ गई? पर पर मंथ। चलो बताओ, 50,000 पर मंथ। पर मंथ जहां भी मिले आपको पीएम, उस पर आप क्या लगा लिया करो? स्टार बना लिया करो, दिल बना लिया करो, अच्छे लोगों का नाम, ठीक है? पीएम, पी फॉर पर, एम फॉर मंथ। बाकी आप समझदार हो, ठीक है? अच्छे लोगों का नाम है। पक्का? अब ये 50,000 पर मंथ तो देता ही देता है। इसके अलावा आपने सुना होगा घर मिला हुआ है कंपनी की तरफ से ही रहने का। अब बताओ, इसने सैलरी कम कर दी तो कैसे तो बढ़ाऊं, और मेरे को क्या मिलता है? गाड़ी कंपनी की तरफ से। ड्यूटी कहता है घर गाड़ी की व्यवस्था मैं कर दूंगा, आप इसकी व्यवस्था कर दो, शादी करवा दो बस कंपनी वालों के। तो ऐसा नहीं मिलता, ठीक है? अब सुनो, तो ओके, एक तो घर मिला हुआ है और एक क्या मिला हुआ है? कार। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, हम बाद में बात करेंगे। अब आप मुझे बताओ, इस पर टैक्स लगेगा या इन पर भी लगना चाहिए? जो 50,000 पर मंथ लग रहा है उस पर ही मैं टैक्स दूं या घर गाड़ी पर भी टैक्स दूं? बताओ तो, क्या सिर्फ 50,000 पर मंथ जो कैश में आ रहा है उस पर टैक्स दिया जाए या फैसिलिटीज पर भी दिया जाए? बोलो बच्चों, बताओ तो सही, हाँ या ना। कुछ गलत तो बोलो। देखो आप बात सुनो मेरी, पहले मेरी बात को सुन लो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर, सी फॉर संदीप, नालायक। अब सुनो, तो आप एबीसी सीखने तो नहीं आए हैं ना इधर? क्यों नहीं जा रहे आप एबीसी सीखने? आपको आती है ऑलरेडी, तो आप यहां आए हैं तो मेरे अजम्पशन ही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे भाई आप इधर क्यों सीखने हैं? क्योंकि आपको नहीं आता है। लेकिन गलत बोलो, सही बोलो, बोलो तो सही, शर्म मत करो। डर क्यों रहे हो? बताओ, इन पर देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? नहीं। लाजवंती कह रही है नहीं। महिमा, सिर्फ सैलरी पे, मतलब इन पर नहीं देने चाहिए। अच्छा संदीप, ये कह रहा है ऑल थिंग्स आर टैक्सेबल, अंग्रेज, नालायक। अब सुनना ध्यान से, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो सुनना ध्यान से। आपने मुझे फीस देनी है, सैलरी को भूल जाते हैं एक बार। आपने मुझे फीस देनी है, मैं उस फीस का क्या करूंगा? मान लो मुझे कार खरीदनी है, या मुझे फ्रिज खरीदना है, या कूलर खरीदना है, घर में कुछ भी करना है, तो मैं कहता हूं कि एक काम करो संदीप बेटे, आप मुझे क्या करो, फीस की बजाय क्या दे दो? गाड़ी दे दो।
वो कहेगा इतनी फीस थोड़ी है। लेकिन मान लो 10 बच्चों को एक साथ कह दिया, या 20 बच्चों को एक साथ कह दिया, या 50 बच्चों को एक साथ कह दिया कि तुम मुझे गाड़ी दे दो, तुम मुझे क्या मत दो, फीस मत दो। या आप फीस दोगे तो मैं घर में आटा ही तो डालूंगा। डूडी को मैंने बोल दिया कि आप आटा दे दो, आटा समझते हो ना, फ्लोर। पक्का डिस्गस्टिंग लगता है, आटा कैसे बोल दिया, ओ दिक्कत तो जाती है छोरियों की, आटा, अरे यार चीप। अब बताओ, हाउ मी, बताओ, तो आटा समझते हो क्या? तो मुझे आगे क्या खरीदना है, घर में राशन ही तो खरीदना है, ग्रोसरी की आइटम खरीदनी है। मैंने ड्यूटी को बोला तुम मेरे राशन का ध्यान रख लेना, संदीप को बोला तुम पेट्रोल का ध्यान रख लेना, इसको महिमा को बोला कि तुम फ्रिज दिलवा देना, इस बार मेरी लाइबिलिटी ने जिद कर रखी है कि फ्रिज नया लाने। तो फिर तो बात ही खत्म। अगर इन चीजों पर टैक्स नहीं लगा तो मैं तो काइंड में ही लेने लग जाऊंगा। आप मुझे फीस दो उस पर टैक्स लगेगा, या कुछ भी दो उस पर टैक्स लगेगा, कुछ भी दो। इनकम का मतलब तो यही निकलेगा ना, आगे हम पढ़ेंगे तो इनकम। अगर आपने बोल दिया कि सिर्फ जो कैश में आता है वही इनकम है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये 50,000 भी बंद कर दो। आप इस 50,000 का करते, मैं, आप मुझे 50,000 देते हो, मैं उसके आगे क्या करता हूं, जो खर्चे करता हूं वो आप दे दो मेरे को सीधा। अरे यस और नो? तो इन पर टैक्स लगना चाहिए या नहीं? लगना चाहिए ना, नहीं तो फिर हर चीज काइंड में ही ले लेंगे। आप मुझे कैश देते हो, मैं क्या, उस कैश का तो कोई यूज ही नहीं है। कैश से कुछ ना कुछ खरीदता हूं तो मैं बोल दूंगा वो खरीद के ला दो, काइंड में देते रहो, टैक्स लगेगा ही नहीं। ऐसा ही करने लगे थे पहले। ये जैसे बोली है ना बच्चियां, बच्चियां तो कहे कि अब 50,000 रुपए पर मंथ पर ही दो, इन पर मत दो। वो नारी है, वो कुछ भी कर सकती है। ये किसने बोला? मुंशी प्रेमचंद। एक प्रेमचंद तो नाम सुना है तुमने, मेरे पापा का नाम है। लेकिन एक और मुंशी प्रेमचंद थे, ठीक है, मेरे पापा का नाम भी क्या है। और लेकिन एक मुंशी प्रेमचंद थे, बहुत बड़े स्कॉलर फिलोसफर थे, मतलब लिखते थे लेकिन तंज कसते थे। तो वो क्या बोलते थे, वो नारी है, वो कुछ भी कर सकती है। उन्होंने बिल्कुल ट्रू स्पिरिट में बोला था कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है, इनको कम मत मानो। लेकिन जब स्कूटियां भिड़ाई इन्होंने, तो नीचे कमेंट लिखे गए कि वो नारी है, वो कुछ भी कर सकती है, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकते है, स्त्री है, सॉरी, नारी। तो इन्होंने तो बोल दिया तुरंत इन पर मत दो। अगर इन पर मत दो तो सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करने लग जाएंगे, अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि आप ऐसे ऐसे ले लिया करो। और इसीलिए अमेंडमेंट लानी पड़ती है। पहले ऐसे ही था, फिर लोगों ने ऐसे काइंड में लेने स्टार्ट कर दिए, तो उन्होंने बोला इस पर भी हम क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। पक्का? अब समझो, मेरी इनकम कितनी मानी जाएगी। टाटा ने मुझे 50,000 पर मंथ दिया, प्लस घर दिया। अब घर की वैल्यू कैसे आएगी, कितने रुपए जोड़ू मेरी इनकम में, मेरी साल की इनकम कितनी होगी, 50,000 इंटू 12, 6 लाख। अब घर की कितनी वैल्यू जोड़ू, कार की कितनी जोड़ू, बताओ तो कितनी जोड़ू। यही तो हमें सीखना है। तुम्हें निर्मला सीतारामन नहीं बनना है, तुम्हें कल ही बोला था। मार्केट वैल्यू या कौन सी वैल्यू, वो मैं बताऊंगा मार्केट वैल्यू का क्या होता है, वो फिर मैं क्या सिखाऊंगा जब तुम भी सिखाने लग जाओगे। तो यही हमें सीखना है। और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ लास्ट क्लास तक तुम्हारे अंदर क्या आएगी, निर्मलता ही आएगी। पितर आते हैं ना लोगों में, आदमियों में, कि दूसरा घुस जाता है, तो तुम्हारे अंदर आएगी। वो बना रही है, हमें बस उसको सीखना है बने बनाए। यहाँ क्रिएटिविटी का स्कोप ही नहीं है, ठीक है, जो है सो है। पक्का? तो कितने पर लगेगा वो किसके थ्रू बताया जाता है, रूल्स के थ्रू। वैल्यूएशन के क्या है, रूल्स, कि घर पर कितना है। मेरे घर में नौकर भी आते हैं, सुंदर पिचाई ही हूं मैं, तो मेरे घर में क्या आता है, नौकर भी कंपनी की तरफ से आता है। बोलो, मेरे को कंपनी ने सोफा दे रखा है मेरे घर में यूज करने के लिए, मेरे को कंपनी ने लोन दे दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो काइंड में दी जाती है, उन पर क्या लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। अब कितनी वैल्यू पर लगाया जाएगा, कितनी पर लगाया जाएगा, वो हम सीखेंगे। और वो कहां बताए जाते हैं, रूल्स। वो किसमें बताए जाते हैं, रूल्स। तो लॉ को सप्लीमेंट करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, रूल। पक्का? लॉ को सप्लीमेंट करने के लिए कि लॉ को क्या बनाए जाते हैं, रूल्स, कि घर की क्या वैल्यू आएगी, उसके लिए कहां से जाना पड़ेगा हमें, रूल्स में। पक्का? तो इतना सब कुछ पढ़ेंगे तब जाकर क्या बैठेगा, इनकम टैक्स का नॉलेज आएगा। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है, एक्ट। एक्ट तो पहले से बना हुआ है, उसमें अमेंडमेंट किसके थ्रू किए जाते हैं, एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू। इनकम टैक्स रूल्स लॉ को, लॉ में से सप्लीमेंट करने के लिए कि इसकी वैल्यू कितनी, उन्होंने तो बोल दिया घर पे टैक्स लगेगा, अब किस वैल्यू पर लगेगा, तो क्या होगा, रूल बनाएंगे। सर्कुलर्स क्या होते हैं, कोई मैटर क्लियर करने के लिए, कोई नया लॉ किसके थ्रू नहीं बनेगा,
सर्कुलर के लिए। और जो कुछ पावर लॉ में लिख दी जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर क्या कर सकती है, कम ज्यादा कर सकती है, तो वो किसके थ्रू आते हैं, नोटिफिकेशन। ये सब पर बाइंडिंग है क्या, नहीं। सर्कुलर किस पर है, डिपार्टमेंट को, और नोटिफिकेशन किसको है, सबको। और जब झगड़े हो जाए तो कौन डिस्प्यूट हटाता है, कोर्ट। एपेक्स कोर्ट के रूल किस पर लगते हैं, आज से सुप्रीम बोलना बंद करो, एपेक्स कोर्ट बोला कर, ताकि सामने वाले पे क्या पड़े, इंप्रेशन पड़े। तो एपेक्स कोर्ट के रूल किस पर लगते हैं, लॉ ऑफ लैंड बोला जाता है उसको। ऐसा नहीं बोलो सारे देश पे लगेगा, एपेक्स कोर्ट का लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ लैंड। और हाई कोर्ट का जजमेंट कहां पर लगता है, हाई कोर्ट का जजमेंट कहां लगता है, जिस स्टेट, पक्का। तो बच्चों इतना कुछ पढ़ना है अपने को। अभी तो हमने क्या तय किया कि पढ़ना क्या है, अब इनको पढ़ना भी है। ये क्या है, पढ़ना क्या है, और फिर अब इसको पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे। अब बताओ, इनकम टैक्स एक्ट इतना बड़ा क्यों लिखने की जरूरत है, एक्ट या रूल या लॉ इतना सारा क्यों लिखना पड़ा। ईमानदारी होते ना अगर हम लोग, ये सारी दिक्कत किसने करी, आपके कोर्स किसने बढ़वाया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने। तुम्हारे ही पुराने क्या है, बाप दादा ने, मतलब जो भी सीए तुम्हारे पुराने रहे फ्रेटर्निटी के, उन लोगों ने प्लानिंग करी। टैक्स क्या करते गए, प्लान करते गए। चोरी तो होता है बताना ही नहीं, और प्लानिंग क्या होता है, बचाना। तो वो करते गए, और अगली साल गवर्नमेंट क्या लाती रही, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट्स पे अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट्स, और क्या हो गया, लो बढ़ता गया। तो ना तुम्हारे पूर्वज चोरियां करते तो, या तरीके ढूंढते, ना ये दूसरी। मैं एक सिंपल बताता हूँ, एक लाइन लिख दो ना, बात खत्म। अगर आपको 30% टैक्स लेना है, 4 लाख तक तो माफ है, मान लो 4 लाख से ऊपर 30 है, हम रेट की बात करेंगे बाद में, एक बार समझो। मान लो 4 लाख तक माफ है, 4 लाख के ऊपर 30% टैक्स लेना है, तो क्या करो, 4 लाख तक माफ क्यों किया, मैं खुद क्या खाऊंगा, पहले 10 रुपए आ गए, किसको दे आया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, तो मैं खुद क्या खाऊंगा। तो इसलिए क्या है, 4 लाख तक माफ। अब बताओ वो कंपनी के लिए माफ करना है क्या, कंपनी को भूख लगती है। कल रिलायंस जा रही थी बहुत सुंदर बनी हुई, परसों टाटा को देखा था मैंने गली में, कपड़े ही पहनने पड़ते हैं कंपनी को। कंपनी आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, तो कंपनी के लिए तो कोई जरूरत नहीं है ना इस तरह की माफी की। तो अलग अलग रेट्स होगी, कंपनी के लिए अलग, इंडिविजुअल के लिए अलग। लेकिन एक बार रेट्स में नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर लॉ सिंपल सा होता तो बोल देते कि आप अपने इनकम का इतना परसेंट भरो, इनकम का इतने परसेंट भरो। तो देखो इनकम में कैसे करता हूं, ये कोचिंग है, मुझे फीस आ गई मान लो कितने की, 20 लाख, 4-4 लाख रुपए, या 16 लाख कर लो एक बार। और 4-4 लाख रुपए क्या है, माफ है, अभी बताया आपको मैंने। अप टू 4 lakhs देयर इज नो टैक्स लाइबिलिटी। अब मैंने क्या किया, एक तरीका ढूंढा ताकि क्या हो जाए, टैक्स बच जाए। अब मेरे को तो 4 लाख से ऊपर वाले पर टैक्स देना पड़ेगा, 4 lakhs तक नहीं है, ऊपर वाले पर तो है। तो इसको कम करता हूँ, फीस मतलब खर्चे कट कटा के कितने बचे, 16 लाख नेट। कोचिंग के जो खर्चे माइनस करने थे वो तो कर चुका मैं, इलेक्ट्रिसिटी रेंट और ये। अब 16 बच गए, तो 16 पर टैक्स देना पड़ेगा। मेरे दिक्कत हो रखी है यार, 4 लाख तक तो माफ है, 12 लाख पे क्यों दूं मैं सरकार को, क्यों दूं। तो मैंने एक तरीका ढूंढा, मेरे घर में 2 लोग बेरोजगार है, एक तो मिसिस पीएम, और दूसरी भी मिसिस पीएम। मेरा घर पी से भरा हुआ है, पीएम से रेदर। मिसिस पीएम मतलब मेरी वाइफ प्रीतिमेश्वरी, मिसिस पीएम मतलब मेरी मदर, उनका नाम क्या है, पुष्पामेश्वरी, और मेरे पापा का नाम भी प्रेम है। तो वी ऑल आर पीएम, हम अपने घर में पीएम बने हुए हैं, बाकी तो चलती नहीं हमारी, घर हमारा पीएम से भरा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा कि बेटे तू बेरोजगार, बेटे नहीं मतलब मेरी वाइफ है, तू तो है बेरोजगार, देखो हाउस वाइफ है, काम करती है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि तू कुछ करती तो है नहीं, इनकम तो है नहीं तेरे पास, तो मैं तुझे सैलरी दे देता हूँ। कितने रुपए की, 4 लाख। फिर मैंने कहा मम्मी आप दोनों लड़ते ही हो, मेरे आपस में भी तो काम आओ। तो मैं मम्मी को बोला आप भी मेरे से सैलरी ले लो, 4 लाख, ठीक है। एक अपना नन्ना मुन्ना बच्चा भी है, बच्ची कैसे बन गई, ये भी बेरोजगार है। एक आदमी के 4 लाख है या एक परिवार के 4 लाख, आदमी मतलब नेचुरल पर्सन, ठीक है, इंडिविजुअल। आदमी मतलब महिला भी, इंडिविजुअल के 4 लाख। देखो एक बात सुनो,
इनकम टैक्स में पर्सन डिफाइंड है कि किनको किनको टैक्स देने हैं। सारा लॉ आगे कैसे लिखा जाएगा? पर्सन की लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा? इसको पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे, लेकिन इसमें सबसे पहले कौन है? इंडिविजुअल। फिर एचयूएफ, कंपनी, फर्म, इनके बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो भी हम समझाएंगे। लेकिन इंडिविजुअल किसको बोलते हैं? मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर, जिनको सांस आते हैं वो क्या है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में कौन आएगा? मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। कमा तो सकते ही है ना वो लोग भी, तो ये क्या है? इंडिविजुअल। जिनको सांस आते हैं, नेचुरल पर्सन भी इनको बोला जाता है, ह्यूमन बीइंग भी इनको बोला जाता है। तो अभी हम सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इनको नहीं समझ रहे। तो इन प्रत्येक इंडिविजुअल के कितने रुपए माफ है? 4 लाख। तो मैंने मेरे बेटे को भी सैलरी टिका दी 4 लाख, और फिर मेरे कितने बच गए? 4 लाख। तो अपने 16 लाख को मैंने किस में बांट दिया? इनकम टैक्स वाले पूछते हैं कि वाइफ को किस बात की सैलरी दी? मैं कहा मैं तो क्लास रिकॉर्ड कर लेता हूँ, आगे अपलोड करना और ये सब करना क्या है? वाइफ देखती। मम्मी को कैसे दी? मैं कहा मम्मी क्या करती है? ये मैसेज भेजना, फीस का हिसाब रखना, ये सब मम्मी देखती है। तो करता मैं हूँ सारे दिन। ये कुछ नहीं करते, ये फ्लिपकार्ट देखते हैं और ऑर्डर देते हैं, और कुछ नहीं करते। ये क्या करते हैं? फ्लिपकार्ट देखते हैं, ऑर्डर देते हैं। इसको लगता है कि विराट कोहली मैं ही हूँ। हर बच्चे की बचपन में क्या इच्छा होती है? क्रिकेटर बनने की। तो इसकी इच्छा क्या है? विराट कोहली में हूं। तो ये सब खर्चा करते हैं और कुछ नहीं कमाता, मैं अकेला हूं। लेकिन क्या है, मान लो कि क्या है, इन सब में मैंने झूठे मूठे काम जो मैं ही कर रहा हूं वो इनमें दिखा दिया कि ये काम करता है, ये काम करता है, ये 4 लाख। अब बताओ, इनकम टैक्स का रूल बनाना पड़ेगा या नहीं? उनको साफ पता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, और 365 दिन वो मेरी दुकान पर आकर देख तो सकते नहीं कि ये काम करते हैं या नहीं। तो उनको फिर क्या लानी पड़ती है? अमेंडमेंट, कि रिलेटिव्स की सैलरी को हम अलाउ नहीं करेंगे, या करेंगे तो कुछ शर्तों के साथ करेंगे। हो सकता है ना सच में ही काम किया हो, तो फिर वो लो मुश्किल हो गया। और मुश्किल हो गया तो अगले साल अमेंडमेंट आएगी और तुम्हारे लिए। तो अगर हम ईमानदार होते, अच्छा उन्होंने 4 लाख की छूट क्यों दी थी? बोलो। विद द वेरी नोबल इंटेंट इन माइंड, कि एक आदमी पहले अपना पेट भरेगा या देश देखेगा? पहले तो खुद का ही देखेगा ना। तो उन्होंने 4 लाख की छूट दी। आप लोगों के पूर्वज यानी कि पुराने वाले सीए, वो कहते हैं लो 4 लाख की छूट है, तो बेरोजगार भरे पड़े हैं परिवार में, सबको 4-4 लाख दे देंगे। और नहीं तो और भी होती तो क्या करता? 4 लाख डूडी के नाम सैलरी दे देता। डूडी कौन सा कमाता है? दे दूं क्या डूडी के नाम से? देखो चेक काट के डूडी के खाते में डालना पड़ेगा, या संदीप के नाम से दे दूं? दिखाना तो पड़ेगा ना उन पेपर की सैलरी दी है। तो चेक काट के जैसे मैंने डूडी के नाम से दिया, डूडी कह रहा है कि बस बात खत्म। कौन सा डेमो है या कौन सी क्लास है? 4 लाख मिलते ही डूडी की नीयत बदल सकती है या नहीं? बताओ। डूडी कहता है 40,000 में बदल जाएगी, नाम और ले रहा है दूसरी कोचिंग के। तो बताओ, अब समझ रहे हो ना कि तुम्हारे नाम क्यों नहीं कर सकता? बोलो कि तुम्हारी नीयत खराब होगी। तो जो बच्चे बिना डेमो लिए फीस नहीं दे रहे, उन बच्चों पे मैं 4 लाख का भरोसा कर लूं? आप क्या बोलोगे? सर भरोसा कर लो, हम कोई ऐसे वैसे है क्या? तो तुम्हें तुम्हारे पुराने भाइयों बहनों ने बोला है कि समर्थ पढ़ो, ठीक पढ़ाता है वो गंजा, लेकिन क्या है, तब भी तुम डेमो लेते हो। तो मैं कैसे भरोसा कर लूं? अरे यस और नो? तो मैं नहीं दे सकता। 4-4 लाख तुम्हारे खातों में ट्रांसफर कर दिए तो क्या होगा? तुम्हारी नीयत खराब होगी। तुमने कहा कि हमारी सैलरी के पैसे हैं, हम वापस नहीं देंगे। मैं ये भी नहीं कह सकता नहीं नहीं मैंने तो नाटक किए थे, इनकम टैक्स यार अच्छा नाटक किए थे, आओ जेल में। तो ये किसके साथ किया जाएगा? ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ ही, कि अगर मुकर भी जाए तो क्या है, अपने ही है। इन्हीं पे तो लगाने हैं। बोलो। ये तो ना भी दूं इनको तो भी क्या है, ये खर्चा ना भी दिखाऊं तो भी 16 लाख है ही इनके। टैक्स देने के बाद भी जो बचेगा वो यही उड़ाते हैं। बोलो। समझ रहे हो ना? तो इन पे लग जाए तो मुझे दुख ना हो, तो मैं डूडी को क्यों नहीं दे सकता? डूडी मुकर गया तो। अब तुम्हें ऐसा लगता है सर ऐसे ऐसे कैसे बोल रहे हैं, मैं क्या करूं बताओ? मेरे को तुम ही लोगों ने सिखाया। या तो तुम आओ, पैसे जमा कराओ और डेमो छोड़ो, बात खत्म। तुम 40-50 हजार का भरोसा नहीं कर सकते पूरी इंटर की फीस का, और मैं तुम पे 4 लाख का करूं? सॉरी। कल ही कर रहे थे आप, क्या 4 लाख का चेक कब दे रहे हो? क्या ये कह रहे कल मैं फीस जमा करा रहा हूँ तो 4 लाख का चेक बता कब दे रहे? तो जूते पड़ेंगे नालायक। अब यहाँ तक कोई दिक्कत?
समझ तो गए ना? तो अब इसलिए हमें बार बार क्या लाने पड़ते हैं, अमेंडमेंट्स, कि कुछ रूल बनाए जिससे रिलेटिव को। अब मनीष सर है, उनकी वाइफ रियल में पढ़ी लिखी है और वो क्या करती है, काम करती है उनके ऑफिस में, तो सैलरी देना बनता भी है। तो ऐसा सीधा भी नहीं बोल सकते कि इनकी सैलरी को हम सैलरी मानेंगे ही नहीं, पूरे 16 lakhs पर लेंगे। और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि आपको हम चेक ही नहीं करेंगे, दो जितना। तो कुछ रूल बनाए जाएंगे, वो हम पढ़ेंगे आगे आगे एक्ट में। लेकिन मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स क्यों हुआ। इस पर रूल बनाया, कुछ और नया तरीका निकाला, उस पर रूल बनाया, कुछ और ये लड़ाई एंडलेस है। हम हर साल टैक्स कम करने की कोशिश करते हैं कोई नए तरीके से, वो अगली बार अमेंडमेंट लगा के उसको हटा देते हैं। फिर कोई नए तरीके से लाते हैं, वो अगली बार अमेंडमेंट लगा के हटा देते हैं। तो इसलिए इतना सा बड़ा सारा क्या बन गया, एक्ट बन गया। पक्का क्या? अरे बोलो। अब सुनो, ध्यान सुनना। इनकम टैक्स कहता है कि मैं तुम्हें इनकम निकालने का तरीका बताऊंगा कैसे होगी। आपने अकाउंट्स में जो इनकम निकाली है वो गई तेल लेने, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। पक्का? तो ये कहता है कि इनकम निकालने के लिए मैं आपको पहले बताऊंगा इनकम कमाई कैसे कैसे जा सकती है। तो बताओ कैसे कैसे इनकम कमाई जा सकती है। सबसे पहले क्या कर सकते हो आप, कैसे कैसे कमा सकते हो, बोलो ना। आप सीए बन के क्या करोगे? जॉब। जॉब? लड़के तो कहते हैं शादी करेंगे, शादी नहीं होती आजकल सही में। तो जॉब करोगे तो क्या आती है, सैलरी। क्या हो गया? ट्रांसप्लांट। जो कह रहे सीए बन के हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे, नालायक। इतने खूबसूरत हेयर है, मजाक बनाते हो नालायक। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, किसी की दुखती रक्त को नहीं छेड़ना चाहिए, पाप लगता है, हाय लगती है गरीबों की। सुनो आप, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, बताऊं क्या? वो छोरी ऐसे कर रही है, चाटना पड़ेगा। बताओ कि गंजे के बाल ही नहीं है। बताओ। तो आप जॉब करोगे तो क्या हो सकता है, किसकी इनकम हो सकती है, सैलरी की। और क्या करोगे, बिजनेस कर सकते हो, तो वो इनकम को क्या बोलते हैं हम, पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स। एक बार सिंपल रखते हैं, सही सही नाम को छोड़ो। सैलरी का नाम भी क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी। बिजनेस या प्रोफेशन। बिजनेस क्या होता है, जिसमें कोई डिग्री लिए बिना ही काम होता है। और प्रोफेशन क्या होता है, जिसमें डिग्री स्पेशल नॉलेज चाहिए। जैसे लॉयर है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ये सब क्या कहलाते हैं, प्रोफेशनल। और बिजनेस क्या होता है, रिलायंस टाटा। और बताओ और क्या कर सकते हो, किराया कमा सकते हो। इनकम टैक्स कहता है कि मैं आपको पहले 5 चैप्टर बना दूंगा। किसके? हमें 5 चैप्टर पढ़ने हैं इसमें पूरे एक्ट में, कि इनकम आप कमाओगे तो अलग अलग रूल बनाऊंगा मैं। एक बार मेरे को लिख लेने दो। नहीं नहीं, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फोन मैन। हाँ बच्चों, तो मैं कैसे कैसे कमा सकता हूं। सबसे पहले इनकम टैक्स कहता है आप जॉब लग गए तो आप क्या कमाओगे, सैलरी। अगर आपको किराया आता है, क्या आता है, किराया। किसका, घर का। किसका नहीं, मशीन का नहीं। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब कोई सी भी प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हो कमर्शियल हो, तो उसका किराया आता है। तो उसकी इनकम निकालने के तरीके मैं एक अलग जगह पे बताऊंगा। इन सबको क्या बोला जाता है, हेड्स ऑफ इनकम। हेड का मतलब हेडिंग से, हेडिंग मतलब पहले मैं इनकम के 5 हेड बना दूंगा। अब आप अगर जॉब करते हो ना, तो आपके लिए ये सब काम का ही नहीं है। ठीक है, आप सीए बन गए, जॉब करोगे तो आपको सिर्फ ये पढ़ लो बस, आप अपनी इनकम निकाल पाओगे। आप बिजनेस करते हो तो आप ये देख लेना, अगर आपकी रेंटल इनकम है तो आप ये देख लेना। मैं फालतू में क्यों सारा पचड़ा किसी के लिए डाले। मान लो कि ये रूडी सीए बन के जॉब करने लग गया, तो इसके ऊपर सिर्फ कौन से रूल लगेंगे, सैलरी के। मेरे पास एक क्लाइंट आता है जो जॉब करता है और वो कहता है साहब मेरा टैक्स निकाल के बताओ, तो मैं उसको कौन से रूल से बताऊंगा, सैलरी। मेरे पास एक क्लाइंट आता है जो क्या कहता है, मैं सीए हूं, मेरे पास एक क्लाइंट आता है और वो क्या बोलता है कि मेरी लॉ की प्रैक्टिस चलती है और आप मेरा टैक्स भर के दो। या डॉक्टर हूं और डॉक्टर की प्रैक्टिस चलती है और टैक्स भर के दो। तो डॉक्टर को थोड़ी आता है कैसे टैक्स भरना है, तो मैं उसको किस साइड के रूल लगा करता हूँ। ठीक है। अब ये संदीप है, इसके पास खूब पैसा है, इसने प्रॉपर्टी खरीद ली और किराए पर चलती है इसकी प्रॉपर्टी।
तो फिर मेरे को इससे इनसे कोई मतलब नहीं है, इसके ऊपर कौन से सीखना है मेरे। लेकिन आपके पास क्लाइंट तो कोई भी आ सकता है, तो आपको तो सारे ही सीखने पड़ेंगे। तो वो कह रहा है कि अगर सैलरी वाले की इनकम निकालनी है तो आप ये वाले रूल लगाना, ताकि अलग अलग आपके माइंड में क्या कर दिया जाए, चार। और फिर सैलरी वालों का हम क्या सीखेंगे, सैलरी वालों की इनकम कैसे निकालते हैं। मान लो आपके पापा जॉब करते हैं, तो उनको अपनी इनकम कैसे निकालनी है, टैक्स कैसे भरना है, वो इसमें आएगा। आपके पापा किराए की इनकम है तो वो इसमें आएगा। आपके पापा बिजनेसमैन है तो वो किसमें आएगा, इसमें आएगा। कैपिटल गेन क्या होता है, कोई भी चीज को क्या करना, बेचना। पहली शर्त क्या है, ट्रांसफर आप करोगे, और वो क्या नहीं होना चाहिए, स्टॉक नहीं होना चाहिए। वो सब किस में आएगा, कैपिटल गेन। महिमा ज्वेलर है, अब इसके पापा ने ज्वेलरी बेची, तो कहां पर आएगा इनके लिए, इसके पापा की ज्वेलरी का काम है, कहां पर आएगा, बिजनेस में। लेकिन मैंने ये ज्वेलरी बेच दी, तो महंगा तो बिक ही सकता है। मैंने ये ज्वेलरी बेच दी तो क्या होगा, बताओ। मैंने ये ज्वेलरी बेच दी तो कहां पर आएगा, मेरे लिए ये कैपिटल गेन है। दिस इज नॉट माई बिजनेस, माई बिजनेस इज या माई प्रोफेशन इज कोचिंग। तो मेरे लिए ये कहां पर आएगा, कैपिटल गेन। पक्का। सैंडी के पापा शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो इसके पापा की इनकम किस में आएगी, जो शेयर खरीदते बेचते हैं, बिजनेस में। लेकिन मेरा मेन काम कोचिंग का है, मैं कभी कभार क्या कर लेता हूं, थोड़ा बहुत शेयर मार्केट कर लेता हूं, और जो शेयर बेचता हूं महंगे, वो किस में आएंगे, कैपिटल गेन। वो किस में आएंगे, कैपिटल। पक्का। और कुछ भी बच गया तो उसका कौन है, अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस को क्या बोलते हैं, रेजिडुअल हेड। रेजिडुअल मतलब बचा खुचा, रेजिडुअल मतलब बचा खुचा। जैसे मेरे पास कुछ रुपए हैं, मैंने इंटरेस्ट पे दे दिए। इंटरेस्ट समझते हो क्या, इंटरेस्ट, ब्याज। क्या मैंने सैलरी कमाई है क्या, डूडी ने बोला कि सर 5 लाख रुपए उधार दे दो, आईपीएल में घाटा लगा हुआ है, आपको इंटरेस्ट देता रहूंगा। मैं कहा ठीक है। तो सैलरी कमाई क्या मैंने डूडी से, नहीं। क्या कोई किराया लिया है क्या डूडी से, नहीं। क्या कोई बिजनेस प्रोफेशन करा है क्या, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ब्याज पर देना मेरा बिजनेस नहीं है। ब्याज पर देना मेरा क्या नहीं है, बिजनेस नहीं है। बोलो, मैं कोई बैंक थोड़ी हूं, बैंक होता तो क्या होता, बिजनेस में आता। ब्याज मतलब इंटरेस्ट पे देना। कैपिटल गेन, कुछ बेचा क्या मैंने, बेचा तो है ही नहीं। तो कैपिटल गेन की तो पहली शर्त ही क्या है, ट्रांसफर। और स्टॉक नहीं होना चाहिए। स्टॉक क्यों नहीं होना चाहिए, स्टॉक उन जिनके लिए ये चीज स्टॉक है, उनके लिए तो किस में आ जाएगा, बिजनेस में। जैसे महिमा के पापा का ज्वेलरी का काम है, तो ये ज्वेलरी बेचते हैं तो किस में आएगा, बिजनेस में। मैं ज्वेलरी बेचता हूं तो यहाँ आएगा। लेकिन ये इंटरेस्ट वाला तो यहाँ भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, अरे क्यों नहीं आ सकता, क्यों, बेचा तो है ही नहीं कुछ, तो क्या आएगा, इंटरेस्ट। आइयो इसमें। तुम्हें पता है मुझे डांस बहुत अच्छा आता है, पक्का। गाना तो वाह, क्या बात है। तो मैं, आप समझ ही नहीं सकते, मैं गया डांस इंडिया डांस में, ठीक है, मेरे को मिल गया इनाम, केबीसी में जीत के आ गया मैं। अमिताभ बच्चन। या ये गाने वाला कौन सा आता है सोनी टीवी पे, इंडियन आइडल। सब पता है, फालतू की बात है, सब पता है। नया कक्कड़ इन आ रही है, क्या, नेहा कक्कड़ कब आ रही है, बुलाऊं नेहा कक्कड़, उसको बुलाया है। क्या, उसको रुलाया है। अच्छा, कह रहे कि आपने इतना अच्छा गाया, नेहा कक्कड़ रोने लगी। वो फालतू में ही रोती है। जो भी है, मैं यहाँ पर जीत के आया, तो वो किस में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वो किस में आएगा बच्चों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मेरे पास शेयर पड़े हैं, उनका डिविडेंड आया, क्या ये कैपिटल गेन है, नहीं। बेचता हूं, 100 का खरीदा, 150 में बेचा, तो वो 50 रुपए कैपिटल गेन है, अगर शेयर मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। लेकिन पड़ा ही है और उससे डिविडेंड आ गया, तो वो किस में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कोई भी चीज जो इनमें नहीं आ सकती, वो कहाँ आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम टैक्स कहता है, पहले आप ये डिसाइड कर लेना आपकी इनकम किस नेचर की है, फिर उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमें आगे की क्लासेस में क्या पढ़ने हैं, ये 5 चैप्टर करने हैं, सारे के सारे। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना मेरे को ये इनकम कहाँ आएगी। मैंने अपना घर महंगा बेच दिया, हाउस प्रॉपर्टी, हाउस का नाम आया, घर मतलब हाउस, हाउस प्रॉपर्टी। बोलो ना, हाउस प्रॉपर्टी। रेंटल इनकम किस में आएगी, हाउस प्रॉपर्टी में। महंगा बेच दिया तो किस में आएगा, कैपिटल गेन में। बेचने का नाम आ जाए तो बस दिल में एक बात पूछना, कहीं है इसका स्टॉक तो नहीं है। स्टॉक है तो फिर कहाँ आएगा, पीजीवीपी में। नहीं तो फिर कहाँ आएगा, बोलो, कैपिटल गेन में। मैंने अपना घर बेचा, मेरा कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम तो है नहीं। बोलो, अंसल नाम सुना है तूने, अंसल क्या करता है, घर बनाता है बेचता है, घर बनाता है बेचता है। डीएलएफ क्या करता है, घर बनाता है बेचता है। उनके लिए वो कहाँ आएगा, बिजनेस साइड में। उनके लिए क्या आएगा, बिजनेस साइड में। इनके रूल्स अलग अलग है, इनकी रेट्स अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या करना होता है,
क्लासिफाई करना होता है प्रॉपर हेड में, क्योंकि इस इनकम की रेट अलग है, इस इनकम की रेट अलग है, और क्या है, किसी की रेट अलग है, किसी के लिए इनकम के रूल अलग है, किसी के लिए इनकम निकालने के लिए रूल अलग है। तो हम फिर अब नेक्स्ट क्लास से क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, सैलरी। फर्स्ट चैप्टर हमारा साइड बाय साइड धीरे 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 चलता रहेगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन कब खत्म ही हो जाता है, जैसे आपने फाउंडेशन में पढ़ा था, क्या कोई भी लॉ वो पढ़ा होगा तो उसमें कोई ना कोई, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा, उसमें पहला पैराग्राफ क्या होता था, इसको कभी पढ़ते थे आप? शुरू में भले ही पढ़ लो, लेकिन बाद में जब रिवीजन स्टार्ट किया तो कहां से किया, आगे का सारा पढ़ लिया, तो इंट्रोडक्शन तो अपने आप ही हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन अगर मैं करवाता रहूंगा तो आपको अच्छा लगता रहेगा। क्यों अच्छा लगता रहेगा, इजी सा है, और आपको लगेगा डेमो में बढ़िया समझ में आया था, आगे हो सकता है दिक्कत आ जाए। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, टफ पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो आगे चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की, जहां जरूरत आती रहेगी मैं आपको साथ में कराता था। अब मैं आपको टैक्स रेट बताऊं, फिर उनका टैक्स निकलवाऊं, वो बहुत ही ईजी पार्ट है। और टैक्स तो कब निकालना होता है, जब इनकम आ जाए, उसके बाद में टैक्स है। लेकिन इसके अंदर पहले चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, टैक्स रेट। तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसे नहीं कि सारा इंट्रोडक्शन ही करते रहे, फिर वो ऐसा लगेगा इजी इजी है। तो हम नेक्स्ट क्लास से क्या स्टार्ट करेंगे, सैलरी। जहां जहां इंट्रोडक्शन से रिलेटेड चीजों की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट या फर्स्ट चैप्टर क्या है, बिल्कुल इजी सा है, लेडीज चैप्टर है, अब उसको करते रहेंगे तो क्या होगा, फिर आपको लगेगा समझ में आ रहा है बढ़िया, लेकिन क्या है, मुद्दा नहीं है। चैप्टर्स में आते हैं क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन में से कभी क्वेश्चन आता है क्या, बेसिक्स चैप्टर का नाम ही क्या है फर्स्ट चैप्टर का, बताओ। हर पेज पे लिखा है सर, कहाँ ऊपर ऊपर जा रहे हो, हर चैप्टर पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिक का मतलब ही क्या है, बेसिक्स। तो बेसिक से क्या फिर डेमो लेना, डेमो लो तो ढंग से लो, ठीक है। तो इनकी जरूरत करते रहेंगे, हम पूरा करते रहेंगे, बट क्या है, इसको हम रोकेंगे क्योंकि इजी इजी बातें हैं, इजी इजी बहुत ही आसान चैप्टर है। अभी इतना ही करेंगे, बाय बाय, लव यू सो मच।